हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। मेरा नाम आकाश है और आज हम जो है 11th की बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। होप कि इसे हम 3 पार्ट में ख़त्म कर सकें। आप इसमें जो है आप देखेंगे एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट के अंदर अब यहाँ मेनली अर्बनाइजेशन को बनते हुए देखेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि कैसे जो है एक स्टोन एज से इंसान जो है डेवलप करता रहता है और आगे बढ़ते हुए चलता है। और सेकंड चैप्टर हम देखते हैं कि फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे बना। और अब हम देखेंगे अर्बनाइजेशन, एक शहरीकरण। इसमें हम रोमन एम्पायर का एग्जांपल लेंगे। एक रोमन एम्पायर जो है उस समय एक फर्स्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड था। चलिए देखते हैं। मेनली इस चैप्टर को जो है आप कुछ पॉइंट्स में ख़त्म करेंगे। जैसे पहले मैं आपको सोर्स के बारे में बताऊंगा, उसकी ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा, ओके। उसके बाद वहाँ के किंग्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा आपको। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप जनरल लिटरेसी कल्चर। उसके बाद वहाँ के पढ़ाई लिखाई के बारे में, वहाँ की शिक्षा के बारे में, फिर इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में वहाँ के, और फिर हम वर्कर को कैसे कंट्रोल किया जाता था, सोशल डिविजन्स के बारे में, ठीक है। लेट एंटीक्यूटीज़ के बारे में हम ये देखेंगे क्या है ये, और एम्पायर का डाउनफॉल कैसे होता है हम ये सब देखेंगे। और इम्पोर्टेंट डेट्स हमारी ये आप देख सकते हैं यहीं से अभी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जो है इस थर्ड चैप्टर में जो है आप क्या देखेंगे, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसका जो ज्योग्राफी एरिया है कुछ इस तरीके से है। जैसे इसे हम एम्पायर जो है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मेनली 3 कॉन्टिनेंट्स का टच है। यानी कि ये आपका हो गया यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका, और ये एशिया। तो इसलिए इसे 3 कॉन्टिनेंट कहा गया। और ये पूरा का पूरा जो था वो रोमन एम्पायर था, ओके। इसे हम रोमन एम्पायर कहते हैं, ओके। फिर आप आगे जाएंगे। यहाँ पर अभी का जो रोम है आप यहाँ का देखेंगे, जिसकी राजधानी जो है क्या है, इटली है, ठीक है। बाकी अब जो है यहीं से अभी छोटा सा एरिया रोम का हो गया है। इस चैप्टर में जो आप देखने को आपको मिलेगा वो है दिस एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड का हम देखेंगे कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। और हम अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे लोकल कल्चर और लैंग्वेज जो है डेवलप होता है, ओके। कैसे वुमेन स्ट्रॉन्गर, जो वुमेन्स का जो है पोजीशन स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद क्योंकि हम वुमेन का हमें हर जगह रोल देखना पड़ेगा। अगर इंडिया कंसेप्ट में भी आप देखोगे तो जो वुमेन का हमें अच्छा जो रोल मिलता है वो ऋग्वेद में ही हमें सब देखने को मिलता है, यानी वैदिक पीरियड में ही। बाकी के बाद अभी तक जो है वुमेन सिचुएशन अच्छी नहीं रही। तो वुमेन का हमेशा आपको हर चैप्टर में आपको थोड़ा सा रोल मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि वुमेन हैड ए स्ट्रॉन्गर लीगल पोजीशन यहाँ पर था। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप देखो इकोनॉमी वाज अ प्रोनाउंस स्लेव लेबर, यानी कि स्लेव लेबर जो है यहाँ पर इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, स्लेव लेबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका आप सोर्स देखने जा रहे हैं हम। तो सोर्स देखिए, पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा सोर्स के ऊपर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सोर्स के ऊपर। तो आप जो है यहाँ से आप देखना शुरू करेंगे। सोर्स में सबसे पहले इनके पास जो है हम 3 ग्रुप्स में इनके जो है सोर्सेज को डिवाइड करते हैं। पहला टेक्स्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट, और तीसरा मटेरियल जो बाकी रह गया था। तो टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा है इनके पास, क्योंकि और इस यहाँ लिखा है सोर्स इंक्लूड हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्प्रेरी और यूजली, जिसको कहा गया यहाँ के टेक्स्ट को एनल के नाम से, ठीक है, एनल के नाम से कहा गया। और ये जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते थे वो ये पेपराइज का पेड़ है, ठीक है, जो कि इजिप्ट रिवर के साथ में ही जो है ये लगता था। तो यहीं से इन पेड़ों को लेकर इनसे पेजेस बनाए जाते थे, ओके। तो आप यहाँ ये देखोगे डॉक्यूमेंट, यही यहाँ आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि पेपराइज आखिर होता क्या है, तो आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री सोर्स इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस, पेपर डॉक्यूमेंट्री सोर्स इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस एंड पेपरी, यानी कि यहाँ से जो है डबल हो गया राइटिंग।
तो आपको यही द पेपरस वॉज रीड लाइक प्लांट दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक ऑफ द नाइल इन द इजिप्ट एंड द प्रोसीड द प्रोड्यूस राइटिंग मटेरियल दैट वाज वाइडली यूज्ड इन एवरी डे लाइफ। तो आप जो है यहाँ पर इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। सोर्सेज में 3 नंबर का मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर चैप्टर से। आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी आखिर हम इसका सोर्सेज कहाँ से ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में आपको सबसे पहले इस मैप को ठीक से देख लेना होगा एक बार और। इस वाले मैप को आप देख सकते हैं कि जो साउथ का एरिया है इसका वो किस तरीके से जो है डेजर्ट वाला एरिया है। यहाँ पर 2 नदियाँ हैं यहाँ पर, एक तो डेन्यूब और दूसरा राइन। देख रहे हैं आपने मेसोपोटामिया के चैप्टर में भी देखा था ये वाला। तो रेन्यूब और जो है और डेन्यूब और जो राइन नदियाँ हैं यहाँ बहुत सही रोल इनका है। साथ ही साथ मेडिटेरियन सी का बहुत बड़ा रोल था बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। यहाँ पर हम एक एम्पायर तो हमने रोमन देख ही लिया, साथ में इस तरफ से ससानी एम्पायर भी थे जो ईरानी एम्पायर थे, ईरानी से आते थे ससानी एम्पायर। तो यहाँ से इस पॉइंट को आप देखेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे, रोमन एम्पायर डिवाइडेड इनटू 2 फेज। अर्ली एम्पायर यानी कि ज्योग्राफी पीरियड से ऊपर थोड़ा सा हम चले। यहाँ पर द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड अर्ली पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। और फ्रॉम ईरान सेपरेटेड ओनली ऑन रिवर यूफ्रेट्स, यानी कि जो नदियाँ हैं वहाँ पर आप उसी से आप देख सकते हैं ईरानियन का कैसे अलग है और यहाँ से रोमन कैसे अलग है। यहाँ जो हमने ऊपर देखा था 2 एम्पायर हैं, मतलब 2 रिवर्स हैं और 2 एम्पायर, यानी कि देख रहे हैं राइन और डेन्यूब। डेन्यूब का ऊपर वाला पूरा यहाँ से एरिया जो होता है ये कहीं ना कहीं आपका इसके नीचे की तरफ का जो ब्लैक सी की तरफ वाला एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ से बन जाता है आपका ईरान वाला एरिया। देख रहे हैं मैकदोनिया, ये कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सारी जो एरिया है वो बन जाता है आपका ईरानियन एरिया। आगे देखिए, उसके बाद सबसे हम इम्पॉर्टेंट जो इसमें आपके बुक में ही है जो टॉपिक है अर्ली एम्पायर के बारे में, यानी कि आखिर इस एम्पायर का जो है काम करने का क्या प्रोसीजर था, आखिर किस तरीके से इसमें किंग्स वगैरह का जो हम पहली बार देखते हैं। तो हम साम्राज्य का आरंभिक समय यानी कि शुरुआत के समय पर हम चर्चा करते हैं। तो रोमन एम्पायर को हमेशा 2 फेज़ में डिवाइड करा गया। एक था आपका अर्ली एम्पायर और दूसरा था लेट एम्पायर। अर्ली एम्पायर का जो पीरियड था 1, ठीक है, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी और जो बीच में आया एक 3rd सेंचुरी, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी क्राइसिस का टाइम है। ये वाला टाइम जो था इसको कह दिया अर्ली, ठीक है, इसको कह दिया अर्ली। और ये 4-5 वाला जो है वो हो गया लेट। तो इस 2 ही फेज़ में आपको इस एम्पायर को कंपेयर करा जाएगा कि पहले यहाँ था या पहले ठीक था या ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। रोमन एम्पायर बाय कॉन्ट्रास्ट वॉज मॉसेक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर, दे वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ जो है एक साझी प्रणाली इस सभ्यता मतलब इस सरकार के द्वारा ये काम करते थे। कारण है कि रोमन साम्राज्य में जो है ईरान के तुलना में बहुत ज़्यादा क्या था, मतलब डाइवर्सिटी थी यहाँ पर। तो हम यही देखते हैं कि यहाँ पर जो ससानी राजवंश थे यानी कि ईरान में, और यही से हम देखते हैं तो ईरानी तो बहुत कम थे, लेकिन अपने उस एरिया में वो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले या 2 लैंग्वेज बोलने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले रोमन एम्पायर में लोग थे। तो भाई यहाँ पर इसको पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए कोलिशन गवर्नमेंट के साथ साथ जो है आपको जो है एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का नया कंसेप्ट रखा गया, जिससे वो हर एरिया में अपनी पकड़ बना सके। तो क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 2 ही भाषाओं को जो है इम्पॉर्टेंट रखा गया। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, मैनी लैंग्वेज वर स्पोकन एम्पायर बट द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है। किसको रखा गया, लैतिनी, और इसको अगर हम कहें लैतिन को, ग्रीक को यूनानी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो लैतिन एंड ग्रीक लैंग्वेज को यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करा गया। कहने को तो बहुत सारे लैंग्वेज थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप जो इनका अब पिक्चर देख रहे हैं, ये पहले ही किंग थे अगस्टस। इन्हें हम ऑक्टेवियन के नाम से भी जानते हैं। इनका टाइम पीरियड है 27 BC से 34 CE के टाइम में, ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद अगस्टस का जो यहाँ पर काम था अब वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक पूरा रोमन अगर आप हिस्ट्री लेकर चलेंगे तो पूरी की पूरी इसकी बुक है, आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। मेनली आपको यहाँ पर 11 चैप्टर है, तो आपको बस फैक्ट जैसी हम चीज़ें बात करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्टस जो है, द सम ऑफ द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द थ्री मेन प्लेयर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर तीन चीज़ें थी। एक तो एक एम्परर यानी कि शासक, ठीक है, उसके बाद एरिस्टोक्रेसी विजात वर्ग, और एक आर्मी। ये तीन लोगों का मेन जो था पॉलिटिकल हिस्ट्री का इसमें एम्पायर में अच्छा खासा रोल था। अब ये किंग थे, ठीक, और इसके बाद कोई भी काम जो होता था एरिस्टोक्रेसी यानी कि वाद विवाद, डिबेट वगैरह, जो सीनेट या आज हम लोकसभा राज्यसभा टाइप में देखते हैं, तो यहीं ये सारी चीज़ें होती थी। इसी तरीके का एक सीनेट था इनका, एरिस्टोक्रेसी इस पर काम करती थी, और आर्मी जिसका अपना ही अलग रोल था, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। इस तरीके का जो इस्टेब्लिशमेंट हम देखते हैं फर्स्ट टाइम अगस्टस के द्वारा। थोड़ा नाम में यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्पेलिंग आप ऊपर से चेक कर सकते हैं। ये हम देखते हैं कि पहली बार 27 BCE में स्टार्ट होता है, और एक प्रिसिपेट का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने आप को ये प्रमुख नागरिक का दर्जा देता है, इतना बड़ा राजा का नहीं देता है, ठीक है। कारण है क्योंकि यहाँ पर जो है सीनेट, द सेनेटन हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज, हैड बीन and remain a body representing the aristocracy that was the wealthiest family of Roman, but later Italian descent many landowners। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि रोम में जो था सीनेट, जो कि सेकंड फीचर था या सेकंड स्टेप था, उसमें एरिस्टोक्रेसी जो है वेल्दिएस्ट, मतलब ज़्यादा जो है वेल्दिएस्ट पर्सन थे सीनेट के अंदर। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे बड़े लैंड ऑनर्स भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये कि दिस इज़ द क्लियर दैट एम्परर वर जज बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड। सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर उन सीनेट से किंग का यानी कि अगस्टस का कैसा व्यवहार है, इनके साथ कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। सबसे खराब आखिर एम्परर उन्हीं को माना जाता था जिनका सेनेटल क्लास के साथ हॉस्टाइल बिहेवियर रहता था, अच्छा जिनका नहीं रहता था। द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियल रूल वॉज आर्मी। अब इन दोनों के अलावा जो था, जो सबसे बड़ा रूल था वो आर्मी का था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए तो हमने दो की देख ली, अभी तीसरा हम देख रहे हैं इनके टाइम में। द रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोमन जो थे वो प्रोफेशनली आर्मी जिनको पेड थे, पैसे पे करते थे, और कम से कम 25 साल की उम्र सबको रखी गई थी। जो है आपको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जो है 25 साल तक आपको मतलब 25 साल की उम्र तक चाहे 2-3 साल के लिए जो है आपको आर्मी में जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से करीब हम देखते हैं 60,000 4th सेंचुरी में देखते हैं 60,000 अकेली की जो है आर्मी लेके चलती थी। चलिए तो ये बात हो गई। ये क्योंकि 25 का एज जैसा अब इंडिया में भी है, अभी जो इंडिया में जो सेनाओं की भर्ती की जाएगी वो इसी बिहार पर होगी, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए the soldiers would constantly agitate for better wages and service condition. This agitation often took in the form of mutinies। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर जो इनको अगर दिक्कत भी होती थी, है ना, अगर दिक्कत होती थी कि उनको वेजेस में, सर्विस कंडीशंस में, तो हम देखते हैं कई बार ये अपनी म्यूटिनी खुद फॉर्म कर लेते थे, यानी कि कहीं ना कहीं क्या करने के लिए, अपने सैनिक विद्रोह की बात यहाँ पर होती है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्परर डिपेंडेड ऑन द कंट्रोल ऑफ द आर्मी एंड व्हेन द आर्मी वर डिवाइडेड द रिजल्ट यूजुअली वाज सिविल वॉर। अब देखते हैं कि एम्परर का जो था वो सक्सेस उनको दिखता था कैसे वो आर्मी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, और लेकिन इसके रिजल्ट में क्या होता है, आर्मी को कंट्रोल करते थे तो मोस्टली सिविल वॉर जैसी चीज़ें पैदा हो जाती थी इस समय। तो हम कहीं ना कहीं इसमें सिविल वॉर जैसा टाइम भी देखते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है फॉर्म ऑफ म्यूटिनीज भी देखते हैं, यानी सैनिक विद्रोह जैसी चीज़ें भी हम देखते हैं। आई होप कि आपको ये पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा। इसके बाद की चर्चा हम जो है सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।